हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे हम। अगर आपको मैथ की वीडियो देखनी है या आपको अदर क्लासेस की साइंस की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो हमारे इन टैक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। ठीक है, स्टेटमेंट हमें बतानी है इसके कि गुरुत्वाकर्षण बल के जो गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो देखो आपके जो बुक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला जो टॉपिक है, तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है तो हम ये स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ग्रेविटेशन जो लॉ है वो क्या कहता है यूनिवर्स का। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी जो वस्तुएं हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर, तो वो सब आपस में क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और जो अट्रैक्ट करती है वो किसके कारण करती है, एक फोर्स के कारण करती है, उसको एक बल लगता है जो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके जो डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, जो दोनों के बीच में लगता है। और जो फोर्स होता है वो अलोंग होता है, एक लाइन से ज्वाइनिंग होता है उसके जो सेंटर से, यानी कि सेंटर से कोई दो ऑब्जेक्ट होता है उसके सेंटर से जो फोर्स लगता है वहाँ पे। तो ये यूनिवर्सल ऑफ लॉ कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी वस्तु होती है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के कारण, और वही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, जो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे आंसर में कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और इसके अंदर ये यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला इसको जो स्टेटमेंट में बता रखा है। अगर आप सीधे स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपको जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही पूछ रखी है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ये ए और बी। तो एम है, ये ए का मास हो गया कैपिटल, और स्मॉल एम बी का मास हो गया, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और डी क्या होगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो डी स्क्वायर हो गया, क्योंकि टू ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, कि किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, F इक्वल जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर में हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो सपोज द अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ मास क्या है, कैपिटल एम, एंड रेडियस कैपिटल आर, इफ एन ऑब्जेक्ट मास एम स्मॉल एम is placed on the surface of the earth, then the magnitude of the gravitational force between the body and the earth will be F equal जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ का मास हो गया, ऑब्जेक्ट का मास हो गया, जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई फ्री फॉल, कि फ्री फॉल से आप क्या समझते हो। आंसर, द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोंग इज कॉल्ड ए फ्री फॉल। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन होता है, किसके अंदर में, कि फोर्स के, जो फोर्स जो लगता है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल होता है, वो के अंदर क्या होती है, कोई भी बॉडी फ्रीली से जो गिरती है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया, फ्री फॉल कहलाता है। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो एक्सेलरेशन है कि त्वरित होता है, त्वरण क्या होता है ग्रेविटी के कारण लगने वाला, उसके बारे में आप क्या समझते हो। तो आंसर में, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है, जो कोई बॉडी होती है जो मोशन में होती है, ठीक है, गति में होगी, और गति में कब होगी, जब बॉडी जो फॉलिंग होगी, यानी कि गिरेगी, और जब गिरेगी तो कैसे गिरेगी, अर्थ के ऊपर गिरेगी, और अर्थ पे गिरेगी किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसके कारण अट्रैक्ट होगी। तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो ग्रेविटी के कारण उसमें प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेट में क्या अंतर है।
आंसर में लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो फर्स्ट मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी एंड इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कि जो मास होता है वो किसी भी बॉडी की कितनी जो क्वांटिटी कंटेन करती है, उसके अंदर कितनी जो क्वांटिटी है कोई बॉडी की, तो वो क्या कहलाता है, उसका मास कहलाता है। और इसको मेजर कर सकते हैं हम इनर्शिया द्वारा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इसका जो क्या होगा, इनर्शिया होगा। वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो वेट है किसी भी बॉडी के अंदर वो किससे, यानी कि फोर्स के द्वारा पता चलता है, ठीक है, किसके अंदर जितना जो फोर्स लग रहा है। सेकंड, मास की कि इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेस। कि जो मास की वैल्यू होती है वो हर प्लेस के अंदर कांस्टेंट होती है, बट वेट की वैल्यू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो चेंजमेंट होगा तो वहीं पर उसका जो वेट भी है वो भी चेंज हो जाएगा। थर्ड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट, इट इज मेजर बाय ए पेन बैलेंस। हम मास को पेन बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, बट वेट को मेजर बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। फिफ्थ पॉइंट, मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो। कि जो मास है वो किसी भी बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द जी बिकम्स जीरो। यानी कि जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो वेट भी किसी भी बॉडी का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिक्स पॉइंट, इट्स यूनिट इज किलोग्राम। और मास की यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज न्यूटन और किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो अर्थ के ऊपर, तो उसका मून पे जाने पर उसका वेट 1/6 पार्ट क्यों हो जाता है। तो आंसर में लिखेंगे कि मास ऑफ द मून ऑफ 100 टाइम्स एंड इट्स रेडियस 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। कि जो मास है मून का वो 1/100 गुना होता है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस होती है 1/4 गुना होती है अर्थ से। तो एज ए रिजल्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, हैंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। इसीलिए जो उसका जो मून पर जाने पर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। कि स्कूल बैग को डिफिकल्ट क्यों होता है पकड़ने में, अगर उसकी जो स्ट्रैप होती है, यानी कि जो उसकी जो फीत होती है, जो पकड़ने की जो स्ट्रैप होती है वो थिन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से बनी होती है। तो आंसर आएगा कि द थिन स्ट्रिंग exert a large pressure on our hand due to its smaller area, hence we feel uncomfortable। कि जो थिन स्ट्रिंग के कारण जो थिन स्ट्रिंग जो एग्जर्ट करती है एक लार्ज प्रेशर, उस पर क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर के कारण जो हमारे हाथों द्वारा इनके ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर लगता है और जो एरिया होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, उसके क्योंकि थिन होती है, पतली होती है, तो बिल्कुल इस तरह से पतली जो स्ट्रैप होगी तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उसके ऊपर वहाँ पे, तो उसके जो एग्जैक्ट प्रेशर के कारण वहाँ पर उसमें आपको फिर क्या होगा, पकड़ने में डिफिकल्टी होती है, जिसमें हम अनकम्फर्टेबल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बियोंसी। बियोंसी से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो आंसर में हम लिखेंगे द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और फोर्स ऑफ बियोंसी एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड बियोंसी। कि जो ऊपर की तरफ जब आप फोर्स लगाते हो, एक्ट करते हो, किसी बॉडी पे इमर्ज करते हो, जो फ्लूइड यानी कि बाहर की तरफ जैसे आता है तो उस पर वो क्या कहलाता है, उसका अपथ्रस्ट कहलाता है। ठीक है, या फिर उसको आप फोर्स ऑफ बियोंसी कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जो पीछे एक्टिविटी भी आई होगी उसके अंदर जो बता रखा है एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आप अगर किसी भी चीज पानी के अंदर आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल वगैरह कुछ भी, अगर आप उसकी कैप बंद करके आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो वो देखते हो आप ऊपर वो क्या करती है, तैरती रहती है, लेकिन आप उसको जैसे ही फोर्स लगाते हो उस बोतल के ऊपर तो वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, और पानी क्या है, ऊपर की तरफ आता है, यानी कि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, वो थ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, उसके अंदर, और फिर भी वो आप उसको डुबोने की कोशिश करते हो लेकिन वो फिर ऊपर आ जाती है, वो जैसे डूबती नहीं है। तो वही क्या कहलाती है, जो एक्टिविटी हो यहाँ पे वो क्या किसके कारण हो रही है, बियोंसी के कारण।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब तैरता है और कब डूबता है वाटर के सरफेस पर रखने पर। तो फर्स्ट, कैन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब डूबेगा अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से, ठीक है। और सेकंड में यानी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर व्हेन इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, और जो फ्लोट कब करेगा उसके अंदर अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वाटर से, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू फाइंड यूर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेटिंग मशीन, इज यूर मास मोर और लेस देन 42 kg, कि आप अपना वेट करते हो, ठीक है। इनकी वेटिंग मशीन के अंदर जो आपका मास है वो क्या पाया जाता है 42 किलो है, तो क्या आपका मास ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है क्या, ठीक। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि मोर देन 42 kg, कि आपका मास है वो क्या हो सकता है 42 kg से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा होगा। द वेटिंग मशीन रीड्स स्लाइटली लेस वैल्यू ड्यू टू द अपथ्रस्ट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, जो वेटिंग मशीन होती है वो थोड़ा सा जो वैल्यू होती है वो कम पड़ती है, ठीक है, यानी कम दिखाती है, किसके कारण, अपथ्रस्ट के कारण जो हवा से लगता है हमारी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बैग बार each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? कि आपके पास एक बैग है कॉटन का और एक जो आयरन बार है, ठीक है, उसमें से जो आपको मास है उनका वो क्या है 100 kg है, लेकिन आप जब मेजर करते हो मशीन के ऊपर वेटिंग करते हो उसका, लेकिन रियलिटी के अंदर आप देखते हो तो एक आपको हैवी लगता है। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा हैवी है और क्यों है। तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि जो कॉटन बैग होता है वो हैवियर देन द आयरन बार से, ठीक है, उसके अंदर वो हैवियर होगा आयरन बार से। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द कॉटन बैग इज हैवियर देन द आयरन बार। द कॉटन बैग एक्सपीरियंसेस लार्जर अपथ्रस्ट ऑफ एयर देन द आयरन बार, सो the weighing machine indicating a small mass for cotton bag than its actual mass, कि जो कॉटन बैग का जो कॉटन बैग क्या होगा हैवियर होगा आयरन बार से, क्योंकि जो कॉटन बैग के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पर क्या लगता है ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, और वो भी किसके कारण एयर में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता रखा था कि एयर में जो अपथ्रस्ट लगता है एक्टिंग ऑन आवर बॉडी में, तो उसी तरह से इसके ऊपर भी जो अपथ्रस्ट लगेगा एयर के कारण एयर से, तो देन द आयरन बार के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो वेटिंग मशीन जो इंडिकेट करती है स्मॉलर मास ऑफ कॉटन बैग देन इन एक्चुअल मास, इट्स एक्चुअल मास, ठीक है। तो ये हमारे जो इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगर आपको इन टैक्स क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।